आज हम आपको जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक संख्या पद्धति के बारे में बताने चल रहे हैं। ठीक है, संख्या पद्धति से हमारे जो है बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा देने जाएंगे तो वहाँ से एक दो सवाल यहाँ से निश्चित रहता है, पूछा जाता है। ठीक है, तो हम इसके बारे में बेसिक चीज़ें जानेंगे, फिर बेसिक के साथ साथ धीरे धीरे हम ऊपर की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस संख्या पद्धति को जानेंगे। नंबर सिस्टम, ये हमारी संख्या हो गई, इसको हम दो भागों में बांटते हैं। एक हमारी होती है वास्तविक संख्या, दूसरी होती है काल्पनिक संख्या। संख्या को हम दो भागों में बांटते हैं, एक वास्तविक होता है, दूसरा काल्पनिक होता है। वास्तविक का मतलब होता है जिसका कोई मान होता है, जिसकी कोई वैल्यू आती है, जो मतलब परिभाषित होता है, वो हमारा वास्तविक होता है। और काल्पनिक क्या होता है? ऐसी संख्या जिसकी कोई वैल्यू नहीं आती है, जिसका हम कोई मान नहीं निकाल सकते हैं, केवल कल्पना कर सकते हैं, वो हमारी क्या होती है? काल्पनिक संख्या होती है। ठीक है, और वास्तविक संख्या के अंतर्गत, वास्तविक संख्या के कई पार्ट हैं। इसके अंतर्गत, वास्तविक संख्या के अंतर्गत आपके जो है आ जाएंगे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ठीक है, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, सहाभाज्य, ये तमाम प्रकार की संख्याएं इसके अंतर्गत आएंगी। लेकिन जो आपकी काल्पनिक संख्या होती है, काल्पनिक संख्या के अंतर्गत हमारी कौन सी संख्या आती है? ऐसी संख्या आती है जिसका हम कोई मान नहीं निकाल सकते हैं। जैसे ध्यान से देखिएगा, जैसे अगर हम आपसे बोले √-3 का मान क्या होगा, तो √-3 का मान निकल सकता है? नहीं निकल सकता। इसका मान कभी हम निकाल नहीं सकते। अगर आप कैलकुलेटर से भी इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तब भी नहीं बताएगा वो। ठीक है, अगर हम केवल √3 का मान पूछ ले तो आप बताएंगे 1.732। √3 का मान आ जाएगा, लेकिन -√3 का मान नहीं आएगा। अगर हम आपसे पूछे √2 का मान, तो आ सकता है। √2 का मान आएगा आपका 1.414। लेकिन आपसे अगर पूछे -√2 का मान क्या होगा, तो -√2 का मान आप नहीं निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ जिसकी वैल्यू हम नहीं निकाल सकते हैं, जो परिभाषित ही नहीं होगा। जैसे √-3 हुआ, √-2 हुआ, √ में कोई भी संख्या आप ले लीजिए माइनस निगेटिव के साथ, √-4 ले लीजिए, इसका भी मान नहीं निकल पाएगा। ये भी हमारी क्या होगी? काल्पनिक संख्या होगी। √-10 हो गया, कोई भी संख्या अगर आप लेते हैं √ में माइनस के साथ, तो वो क्या होगा? हमारी काल्पनिक संख्या होगा। अगर हम √10 लेते हैं तो इसका कुछ ना कुछ मान आएगा निकालने पर, लेकिन -√10 का मान नहीं आएगा। ठीक है, तो इसकी हम वैल्यू, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इसका मान ही नहीं निकल सकता। तो ऐसी संख्याएं हमारी क्या होती हैं? काल्पनिक संख्याएं होती हैं। ठीक है, आगे जब और आप 11th में जाएंगे तो वहाँ से आपको बताया जाएगा कि यहाँ पे जो √-1 का मान होता है, इसको हम आयोटा बोलते हैं, आयोटा बराबर -1 लिखते हैं। ठीक है, तो उसको हम बाद में जानेंगे। तो सबसे पहले हमारी काल्पनिक संख्या आप सब लोग समझ ही गए होंगे क्या होती है। पहले आप यही केवल इतना जानेंगे, अगर कोई संख्या दिया गया है और वो संख्या √ में निगेटिव मान के साथ है, तो हमारी क्या होती है? काल्पनिक संख्या होती है। ठीक है, आइए हम वास्तविक संख्या के बारे में जानते हैं। वास्तविक संख्या हमारी क्या होती है? -∞ से +∞ के बीच में जितनी संख्याएं आती हैं, वो सभी, केवल एक संख्या नहीं आता है, वो क्या है? काल्पनिक संख्या। इसके इसीलिए दो पार्ट किए गए हैं, एक वास्तविक और दूसरा काल्पनिक। ठीक, अब वास्तविक संख्या के अंतर्गत तमाम प्रकार की संख्याएं आएंगी। इसके कई पार्ट हैं। ठीक है, जैसे आपका प्राकृतिक संख्या हो गया। ठीक, अब हम एक एक करके सभी संख्याओं के, वास्तविक संख्या के जो पार्ट होते हैं, जिसका कोई ना कोई वास्तविक मान होता है, उन सब के बारे में हम जानेंगे। काल्पनिक संख्या आप सब लोग समझ ही गए होंगे। अब हम वास्तविक संख्या के जितने भी पार्ट हैं एक एक करके बताने चल रहे हैं। ठीक, ध्यान से सभी लोग सुनिएगा। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या के अंतर्गत सबसे पहले हम पहली संख्या आपकी लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, अब ध्यान से सुनिएगा, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, इसकी परिभाषा आप पहले सुनिए। ठीक, प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनको हम गिन सकते हैं, या गिने जाने वाली जो संख्याएं होती हैं वो क्या होती है? हमारी प्राकृतिक संख्या होती है, जिनका हम गिनने में उपयोग करते हैं। किसी वस्तु को गिनना हुआ या कोई भी चीज़ हमें गिनना हुआ, उसका उपयोग हम जहाँ पे करते हैं वही हमारा क्या होता है? प्राकृतिक संख्या होता है। जिन संख्याओं से हम कोई चीज़ गिनते हैं या गिने जाने वाली संख्याएं हमारी क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्या होती है। जैसे गिनते क्या है हम? 1 2 3 4 5 ... इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक,
अब देखिए, जब भी हम कोई चीज गिनना प्रारंभ करते हैं वो एक से करते हैं, ऐसा नहीं कि हम जीरो से प्रारंभ करते हैं, ठीक है। अगर हम आपसे बोल दें हाथों में कितनी अंगुलियां हैं, तब भी आप गिनेंगे कहाँ से, एक से, 1 2 3 4 5, ठीक। तो जब भी हम गिनते हैं कोई संख्या एक से गिनते हैं, ना कि जीरो से गिनना प्रारंभ करते हैं। इसलिए हमारी जीरो जो होती है वो हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। प्राकृतिक संख्या हमारा एक से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो हमारी जो गिनी जाती है वही संख्या हमारी क्या होती है, प्राकृतिक संख्या। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो आप क्या बताएंगे, एक। क्या बताएंगे, एक, क्योंकि जो संख्याएं गिनी जाती हैं वही हमारी प्राकृतिक होती हैं और हम गिनना एक से प्रारंभ करते हैं, ठीक है, जीरो से नहीं करते हैं किसी चीज को। अब बातें आती है, जैसे एक आया, एक और दो के बीच में 1.1 भी आ सकता है। क्या 1.1 हमारा क्या होगा, प्राकृतिक संख्या होगा, नहीं होगा। क्योंकि देखिए, जो दशमलव वाली संख्याएं होती हैं वो भी प्राकृतिक संख्या नहीं होती, क्योंकि दशमलव वाली संख्या को हम कभी गिनते नहीं हैं। अब क्या हमारे हाथ में एक अंगुली है, एक अंगुली के बाद 1.1 अंगुली कहेंगे, नहीं कहेंगे। अगर आपके पास बुक है, मान लीजिए हिंदी अंग्रेजी और गणित, एक पुस्तक है, तो हम बोलेंगे आपके पास कितने पुस्तक है, आप बोलेंगे एक पुस्तक, दो पुस्तक, तीन पुस्तक, बताएंगे नहीं बताएंगे। अब ऐसे क्या बताएंगे, एक पुस्तक के बाद क्या 1.1 पुस्तक, एक पुस्तक बताएंगे, फिर 1.1 पुस्तक बताएंगे, फिर 1.2, ऐसे बताएंगे। क्या ऐसे कभी गिना जाता है कोई चीज, नहीं। मतलब दशमलव में कोई संख्या गिनी नहीं जाती है। जैसे अगर हम आपसे पूछे क्या 2.3 ये प्राकृतिक संख्या है, नहीं, इसका गिनने में इसका उपयोग ही नहीं होता है। तो ये जो दशमलव वाली संख्या होती है वो भी हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। अब आपसे क्या अगर हम पूछे क्या -3 एक प्राकृतिक संख्या होगा, नहीं होगा, ये भी कभी नहीं गिना जाता है। क्या अगर हम पूछे -1 पुस्तक, -2 पुस्तक, -3 पुस्तक, ऐसे कभी गिना जाता है, नहीं गिना जाता है। तो मतलब ये दशमलव वाली जो संख्या होती है, वो जो निगेटिव संख्या होती है, ये हमारी क्या होती है, प्राकृतिक संख्या नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि इसको हम गिन नहीं सकते हैं, और जो गिना जाता है वही हमारी प्राकृतिक संख्या होती है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, ठीक। अब आइए आगे चलते हैं। इसके बाद हम प्राकृतिक संख्या के बाद हम बताते हैं आपको पूर्ण संख्या। दूसरा जो हमारी संख्या है वो है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, हम ध्यान से सुनिएगा। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर, और प्राकृतिक संख्या को हम बोलते थे नेचुरल नंबर, और उसको n से लिखते हैं, और इसको हम w से लिखेंगे, ठीक है। अब हमारा पूर्ण संख्या क्या होता है, अभी अभी हमने आपको बताया प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट। अब देखिए, अगर हम इसी प्राकृतिक संख्या में जीरो को भी शामिल कर लें, इसको शामिल कर लें जीरो को, यदि हम प्राकृतिक संख्या में, यही जो हमारी प्राकृतिक संख्या है, इसी में हम जीरो को भी शामिल कर लेते हैं, तो ये जो हमारी संख्या बनती है वो क्या बनती है, पूर्ण संख्या बन जाती है। अब ये क्या हो गया, हमारा पूर्ण संख्या हो गया। 1 से जब स्टार्ट हो रहा था तो हमारा क्या था, प्राकृतिक संख्या था, और जब प्राकृतिक संख्या में ही हम क्या कर लिए, जीरो को भी शामिल कर लेते हैं, तो जो हमारी ये संख्या बनती है वो क्या बन जाती है, पूर्ण संख्या। अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, एग्जाम में पूछ लिया जाए सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो आप क्या बताएंगे, जीरो, क्योंकि जीरो से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। जीरो से भी छोटी संख्याएं होती है, -1 -2, लेकिन उस पर हमें नहीं जाना है, क्योंकि हमें प्राकृतिक संख्या में अगर हम जीरो को शामिल करते हैं तो वही हमारी पूर्ण संख्या होती है। इसकी परिभाषा के अनुसार हमारी जो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1। तो ये बात सभी लोग को क्लियर हो गया होगा, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 और सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है हमारी, जीरो। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक। तो आपको परिभाषा अगर बताना है तो आप ऐसे बताएंगे, अगर हम प्राकृतिक संख्या में जीरो को भी शामिल कर लेते हैं तो ऐसी संख्या हमारी क्या बन जाती है, पूर्ण संख्या बन जाती है। अगर हम आपसे पूछे दो क्या है, तो आप बताएंगे दो क्या है हमारा, दो प्राकृतिक संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है। अगर हम आपसे जीरो पूछें तो जीरो को आप बताएंगे प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये प्राकृतिक संख्या नहीं है क्योंकि ये गिना नहीं जाता है, जबकि ये पूर्ण संख्या है। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी क्या होती है, जीरो ही होती है, ठीक। 3 4 5 बोले तो ये पूर्ण भी होगा और प्राकृतिक भी होगा, और
जीरो जो होगा वो केवल हमारा क्या होगा, प्राकृतिक नहीं होगा, पूर्ण संख्या होगा। ठीक, आइए अब हम तीसरी संख्या की बात करते हैं। हमारी जो तीसरी संख्या होती है, वास्तविक संख्या के अंतर्गत जो हमारी तीसरी संख्या आती है, जिसको हम पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्णांक, जिसको हम इंटीजर बोलते हैं। ठीक, अब देखिए पूर्णांक क्या होता है, ध्यान समझिए। तीनों संख्याएं एक दूसरे से बहुत ही जुड़ी हुई हैं, ध्यान समझिए। जैसे हमने पहले प्राकृतिक संख्या पढ़ा, प्राकृतिक संख्या जिसको हम गिन सकते हैं। पूर्ण संख्या, अगर हम प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल कर लेते हैं तो पूर्ण संख्या। जैसे हमने बताया पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट इनफाइनाइट। ठीक, ये हमारा क्या होता है, इधर प्लस इनफाइनाइट होता है। जब हम संख्या रेखा की बात करते हैं तो इधर हमारा प्लस जाता है और उधर माइनस इनफाइनाइट जाता है। तो पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक संख्या वे संख्याएं होती हैं, अगर हम पूर्णांक में क्या, पूर्णांक की बात करें तो ये पूर्ण संख्या हो गया। तो पूर्ण संख्या को अगर हम प्लस के साथ साथ माइनस में भी लिख दें, प्लस के साथ साथ इसको क्या करें, माइनस में भी लिख दें। जैसे देखिए हमारी क्या है, पूर्ण संख्या है। इसी पूर्ण संख्या, ये पूर्ण संख्या में किस में लिखा गया, प्लस में, और इसी संख्या को पूर्ण संख्या के साथ साथ माइनस में भी लिख देते हैं। तब जो हमारी संख्याएं प्राप्त होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, पूर्णांक होती हैं। जैसे अगर हम बात करें यहीं पे, अगर हम लिख दें -6 -5 -4 -3 -2 -1, अब इधर कितना आएगा आपका, माइनस इनफाइनाइट जाएगा, और उधर कितना जाएगा, प्लस इनफाइनाइट जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, अब ये क्या हो गया हमारा, ये पूर्ण संख्या था। देखिए पूर्ण संख्या था, इसी पूर्ण संख्या को ये जो प्लस में लिखा गया है उसी को हम इधर क्या कर दिए, माइनस में लिख दिए। तो जो संख्या प्राप्त हो गई वो क्या हो गई हमारी, वो हमारी पूर्णांक हो गया। क्या हो गया, पूर्णांक हो गया। तो यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई होगी। यदि हम पूर्ण संख्या को प्लस के साथ साथ माइनस में भी लिख देते हैं तो ऐसी संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं, पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं, जिसको हम इंटीजर बोलते हैं। और इधर आप देखते हैं, इधर हमारा जो ये पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब धनात्मक पूर्णांक है, तो इसको हम आई प्लस से लिखेंगे, और इधर ऋणात्मक पूर्णांक है तो इधर हम आई माइनस से लिखेंगे। अगर कहीं पे आई प्लस लिखा गया है तो आप समझ जाएंगे कि हमारा धनात्मक पूर्णांक, और आई माइनस लिखा गया ऊपर तो आप समझ जाएंगे यहाँ पे ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं लिखी जाएंगी। ठीक, ये बात सभी लोग समझ गए होंगे। जैसे अगर हम आपसे बात करें, जैसे अगर हम 3 की बात करें, अगर हम आपसे बोले 3 कैसी संख्या है, तो आप बोलेंगे जो हमारी 3 होगी वो 3 प्राकृतिक भी होगी। ठीक, और अगर हम 3 की बात करें तो ये 3 पूर्ण संख्या भी होगी, क्योंकि ये तीनों में उपस्थित होगी। और 3 हमारी क्या हो जाएगी, एक पूर्णांक भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूर्णांक। अगर हम यहीं पे -3 की बात कर दें तो -3 प्राकृतिक होगा नहीं, प्राकृतिक संख्या जिसको हम गिनते वही प्राकृतिक संख्या होगा, लेकिन -3 कभी गिना नहीं जाता, इसलिए हमारा 3 प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता। -3 प्राकृतिक संख्या। 3 क्या पूर्ण होता है, नहीं होता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल करते हैं तो हमारी पूर्ण संख्या होती है। तो मतलब ये पूर्ण भी नहीं होगा। और पूर्णांक होगा, हाँ पूर्णांक होगा, क्योंकि हम इसी पूर्णांक में, पूर्णांक जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं उसी को प्लस के साथ साथ माइनस में भी लिखते हैं। तो देखिए -3 है तो ये हमारा क्या होगा, पूर्णांक हो जाएगा। तो आपको पूर्णांक, ये तीनों संख्याएं आप सब लोग समझ ही गए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट जरूर करेंगे, कमेंट करके पूछ सकते हैं अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आता है तो। ठीक, तो आप सब लोग ये तीनों संख्याएं समझ ही गए होंगे। पहला हमने बताया प्राकृतिक संख्या जिससे हम गिन सकते हैं, गिने जाने वाली संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। फिर हमने दूसरा बताया पूर्ण संख्या, ऐसी संख्या अगर हम प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल कर लेते हैं तो पूर्ण संख्या बन जाता है। उसके बाद हमने पूर्णांक बताया, पूर्णांक क्या होता है, यदि हम पूर्ण संख्या को प्लस के साथ साथ माइनस में भी लिख देते हैं, ऐसी संख्या हमारी क्या हो जाती है, पूर्णांक हो जाती है। ठीक, अब आइए हम आपको बात करते हैं सम संख्या। ये संख्या है तो सभी लोग जानते ही होंगे जो हमारी होती है। इसके बाद चौथी संख्या हमारा सम संख्या। इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लेना है क्योंकि सभी लोग जानते होंगे सम संख्या क्या होता है। सम संख्या वही संख्याएं होती हैं जो 2 से कट जाती हैं, जो 2 से क्या, 2 से भाग दें किसी संख्या में, अगर वो कट जाए तो हमारी सम संख्या होती है। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया,
ये तमाम प्रकार, क्योंकि ये सभी संख्याएं क्या हो जाती हैं, 2 से कट जाती हैं, और जो 2 से कट जाती हैं वही हमारी क्या होती हैं, सम संख्या होती है। पांचवा संख्या, अगर हम विषम संख्या की बात करें, विषम संख्या, तो जो हमारी विषम संख्या होती हैं वे संख्याएं जो 2 से भाग देने पे ना कटे, 2 से भाग देने पर ना कटे। जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, डॉट डॉट, ये क्या हो गया, देखिए ये सब 2 से कट जाएंगे, लेकिन ये सब 2 से नहीं कटेंगे, 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएंगे, जबकि ये 2 से पूर्ण रूप से नहीं विभाजित होंगे। तो ये हमारी क्या कहलाती हैं, विषम संख्या कहलाती हैं। ठीक, यहाँ तक बात सभी लोग समझ गए होंगे सम संख्या और विषम संख्या के बारे में। ठीक, आइए अब हम अगला संख्या जानते हैं। छठवां जो हमारा संख्या होता है, भाज्य संख्या, या हम इसको बोलते हैं यौगिक संख्या। यौगिक संख्या, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। देखिए कहीं कहीं पे आपको भाज्य संख्या दे दिया जाता है, कहीं कहीं पे अगर आपको यौगिक संख्या दिया जाए तो भी आप भाज्य संख्या ही समझेंगे, या तो कहीं कहीं ऐसे परीक्षाओं में पूछ दिया जाता है यौगिक संख्या क्या होगी, सबसे छोटी यौगिक संख्या क्या होगी, तो आप भाज्य जानते हो लेकिन यौगिक नहीं जानते हो। इसी का 2 नाम है, एक भाज्य दूसरा यौगिक। ठीक, इसको इंग्लिश में कंपोजिट नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, आइए हम भाज्य संख्या के बारे में जानते हैं। कुछ लोग भाज्य संख्या के बारे में यही आप जान लेते हो कि जो 2 से कट जाता है वही भाज्य, जो 2 से कटता है वो भाज्य होता है। नहीं, ये तो गलत है, क्योंकि दो से कटता है वो सम संख्या होता है। आइए हम आपको बताते हैं भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अब ध्यान समझिएगा, आप जानते होंगे कि जितनी भी संख्याएं होती हैं टोटल, आप कोई भी संख्या ले लीजिए, संख्याओं में जितनी भी संख्याएं होती हैं वो संख्याएं 2 संख्याओं से कट जाती हैं। कोई भी संख्या आप लीजिए, चाहे आप 5 ले लीजिए, चाहे आप 3 ले लीजिए, ठीक, कोई भी संख्या आप लीजिए। अब देखिए ऐसी संख्याएं क्या होती हैं, कोई भी संख्या होती है वो क्या होती है, 2 संख्याओं से जरूर कटती है। कोई भी संख्या आप लीजिए, कोई भी संख्या वो 2 संख्याओं से कटती है, एक तो 1 से और एक तो स्वयं से। एक तो 1 से कट जाती है, दूसरी स्वयं से कट जाती है। जैसे 3 है तो 3 को हम 3 से काट सकते हैं, 3 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 1, और अगर हम 3 को 1 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 1। ठीक, 3 से 1 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक, अब सभी लोग ध्यान से देखेंगे, अगर हमें कोई भी संख्या दिया गया है, कोई भी संख्या हो दुनिया में, चाहे जो संख्याएं हो, वो 2 संख्याओं से जरूर कटती हैं। एक तो स्वयं से कट जाती हैं, दूसरी 1 से कट जाती हैं। 1 से सभी संख्याएं कट जाती हैं, और अगर उसी संख्या से आप भाग देते हो तो भी वो कट जाती हैं। जैसे अगर आप ध्यान समझिए, अगर हम आपसे बोले, अगर हम 9 बोल दें तो 9 क्या होता है, 9 क्या होगा आपका, 1 से भी कट सकता है, 9 से भी कट सकता है, लेकिन 9 एक संख्या से और कट सकता है, 3 से भी कट सकता है, मतलब 9 3 संख्याओं से कट सकता है। लेकिन कुछ संख्या ऐसी होती हैं जो 2 ही संख्याओं से कटती हैं, एक तो स्वयं से और दूसरा किसी तीसरी संख्या से कटती हैं। ठीक है, वो हमारी क्या होती हैं, भाज्य संख्या होती हैं। अब ध्यान से समझिएगा, अब हम भाज्य संख्या के बारे में आपको बताने चल रहे हैं। ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी कि जितनी भी संख्याएं होती हैं, कोई भी संख्या हो वो 2 संख्याओं से कटती है, एक तो 1 से कटेगी, एक तो स्वयं से कटेगी। ठीक है, उसके अब ध्यान समझिए, भाज्य संख्या वही संख्याएं होती हैं जो 1 और स्वयं के अलावा, अब परिभाषा बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, जो 1 और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से भी कट जाए, किसी तीसरी संख्या से भी कट जाए, ध्यान समझिएगा। देखिए 1 से सभी संख्याएं कटती हैं, स्वयं से भी कटती हैं, लेकिन किसी तीसरी संख्या से भी वो कट जाए, कोई भी तीसरी संख्या कोई भी हो उससे क्या हो जाए, कट जाए। मतलब ध्यान समझिए, जो भाज्य संख्याएं होती हैं, भाज्य संख्या को प्रूफ करने के लिए हमें 3 संख्याओं की जरूरत पड़ेगी। कितनी संख्याओं की, 3। एक तो 1 से वो कटेगा ही, दूसरा क्या होता है, स्वयं से भी कटेगा, तीसरा कोई और भी संख्या होनी चाहिए, उससे कटना चाहिए, तभी वो हमारा क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। ठीक, ध्यान समझिएगा। अब भाज्य संख्या को साबित करने के लिए हमें ऐसी संख्या ढूंढनी पड़ेगी जो 3 संख्याओं से कटे। कितनी संख्याओं से कटे, 3 संख्या से। 1 और स्वयं से सभी संख्याएं कटती हैं, लेकिन किसी तीसरी भी संख्या से क्या होना चाहिए, वो कटना चाहिए। ठीक, अब ध्यान से समझिएगा, भाज्य संख्या परिभाषा क्लियर होगा, ऐसी संख्या
जो ऐसी संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से भी क्या हो जाए, कट जाए, ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। मतलब भाज्य संख्या साबित करने के लिए हमें 3 संख्याओं की जरूरत पड़ती है। ठीक, अब ध्यान समझिए, ये बात आप सब लोग समझ गए होंगे। अब जैसे अगर हम आपसे बात करें संख्या के बारे में, क्या एक भाज्य होगा? नहीं होगा, क्योंकि एक तो एक ही से कटेगा, इसका एक ही गुणनखंड होता है, तो ये हमारा एक भाज्य संख्या नहीं होगा। दो क्या होगा? दो, देखिए दो से तो कट जाएगा, दो एक से भी कट जाएगा, ठीक। लेकिन हमें भाज्य संख्या को साबित करने के लिए 3 संख्याओं की जरूरत पड़ती है, 3 संख्याओं से वो कटना चाहिए, लेकिन ये तो केवल 2 ही संख्या से कट रहा है। अब ध्यान समझिएगा, क्या हमारी 3 भाज्य संख्या होगी? 3 भी नहीं होगी, क्योंकि 3 से कट जाएगा और 3 एक से भी कटेगा तो 3 होगा। मतलब ये भी केवल 2 संख्याओं से कट रहा है, एक तो 1 से कट रहा है, दूसरा 3 से कट रहा है, ठीक। तो ना तो 1 होगा, ना तो 2 होगा, ना तो 3 होगा। तो भाज्य संख्या क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। अगर हम भाज्य संख्या की बात करें तो 3 के बाद आपका 4 आता है। अब देखिए 4 क्या होगा? 4 तो 4 से कट जाएगा, 1 आ जाएगा, और 4 को 1 से काटेंगे 4 आ जाएगा, और 4 को हम 2 से भी काट सकते हैं, कितना हो गया? 2 दूनी 4। अब ध्यान से देखिएगा, अब इसके एक तो ये 1 से कटा, दूसरा ये स्वयं से कटा, और तीसरा क्या हुआ? ये 2 से कट गया। तो मतलब हमें 3 संख्याएं मिले कि नहीं मिली? 3 संख्या मिल गई कि नहीं मिल गई? यही तो हमने बताया था, भाज्य संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से भी कटे। तो एक से भी कटा, स्वयं से भी कटा, तीसरी संख्या से भी कटना चाहिए कम से कम, और भी संख्याओं से कट जाए, ऐसे नहीं 3 ही से। 3 के बाद 4 संख्या से, 5 संख्या से भी कट जाए, कोई दिक्कत, लेकिन कम से कम 3 संख्याओं से जरूर कटना चाहिए। तो मतलब 1 से कटा, स्वयं से कटा और 2 से कट गया, मतलब क्या हुआ? ये जो हमारी संख्या होगी, अब देखिए ये 4 हमारी क्या होगी? भाज्य संख्या होगी, ठीक। अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, तो आप बताएंगे 4। अब ध्यान समझिएगा, 4 के बाद क्या 5 होगा? 5 नहीं होगा। 6 होगा, हाँ 6 हो जाएगा। 7 भी नहीं होगा, 8 हो जाएगा, ठीक। 9 भी हो जाएगा, 10 भी हो जाएगा, ठीक। 11 नहीं होगा, 12 हो जाएगा, ठीक। इसी तरह तमाम प्रकार की संख्या होंगी। अब आप किसी भी संख्या को चेक कर लीजिए, इन सभी संख्याओं के कम से कम 3 गुणनखंड तो होंगे। 3 संख्याओं से कम ये जरूर कटेगा। जैसे 6 हुआ, 6 को आप काटोगे तो 6 1 से कटेगा, हाँ 100% कट जाएगा। 2 संख्याओं से तो सभी संख्याएं कटती हैं। 6 और 1 और 6 से 1 कट जाएगा, दूसरी संख्या 2 से भी कट जाएगा, और ये 3 से भी कट जाएगा। मतलब इसको कम से कम 3 गुणनखंड होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा चाहे जितना हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम 3 जरूर होने चाहिए। अगर 3 से कम है तो वो भाज्य संख्या हमारी नहीं होगी। अगर अब आपसे पूछा जाए सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो आप क्या बताएंगे? 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 4। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक। तो सबसे छोटी अगर भाज्य संख्या की बात हम करेंगे तो कितना आ जाएगा? हमारा 4 आ जाएगा, ठीक। तो भाज्य संख्या आप सब लोग समझ ही गए होंगे। ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से भी कट जाए, ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। किसी संख्या को भाज्य संख्या साबित करना हो तो कम से कम वो 3 संख्याओं से जरूर कटना चाहिए, तभी वो हमारी भाज्य संख्या होगी, ठीक। ये भाज्य संख्या समझ में आ गया होगा। अब हम आपको बताने चल रहे हैं अभाज्य संख्या के बारे में, ठीक। अभाज्य संख्या क्या होती है? अब ध्यान से समझिए, अभाज्य संख्या हम किसे कहते हैं, ठीक। देखिए, अभाज्य संख्या को हम बोलते हैं रूढ़ संख्या भी बोलते हैं, या हम इसको बोल सकते हैं रूढ़ संख्या। चाहे भाज्य संख्या बोले या रूढ़ संख्या बोले, इसको हम प्राइम नंबर भी बोलते हैं इंग्लिश में। क्या? प्राइम नंबर। तो देखिए, इस अभाज्य संख्या के भी 2 नाम है। देखिए, जिस तरह आपके भाज्य संख्या के 2 नाम थे, एक यौगिक, दूसरा एक भाज्य, दूसरा यौगिक, उसी तरह अभाज्य संख्या के भी 2 नाम है, एक अभाज्य, दूसरा रूढ़ संख्या, ठीक। इसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर भी, ठीक। अब ध्यान समझिए, अभाज्य संख्या हमारी क्या होती है? अभी अभी हमने बताया कि दुनिया चाहे जो संख्याएं होती हैं, प्रत्येक संख्या 2 संख्याओं से कटती, केवल एक संख्या ऐसी होती है जो 2 संख्याओं से नहीं कटता है, ठीक। अब देखिए, जो संख्याएं होती हैं, लगभग जो संख्या होती है वो 2 संख्याओं से कटी जाती हैं, ठीक। लेकिन एक जो होता है हमारा,
एक का केवल एक ही विभाजित होता है, वो एक केवल एक ही से कटेगा। ठीक, अब ध्यान समझिए, अगर हमें अभाज्य संख्या की बात करें तो अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या होती है। अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो केवल दो संख्याओं से कटे। ऐसी संख्या जो केवल दो संख्याओं से कटे, और वो दो संख्याएं क्या हो, एक तो एक से कट जाए और दूसरी स्वयं से कट जाए। एक एक से और दूसरी जो होनी चाहिए वो क्या करे, स्वयं से कटे। ऐसी संख्या जो एक से कटे और स्वयं से कटे और किसी तीसरी संख्या से वो ना कटे। दो संख्याओं से कटना जरूरी है, अगर दो संख्याओं से नहीं कटता है तब भी वो अभाज्य नहीं होगा, और अगर दो से ज़्यादा संख्याओं से कट जाता है तब भी वो अभाज्य नहीं होगा। ठीक, बात सभी लोग क्लियर से समझ रहे हैं। अगर वो दो से कम संख्याओं से कटता है तब भी वो अभाज्य नहीं होगा, और अगर दो से ज़्यादा संख्याओं से कट जाता है तब भी वो हमारा क्या होगा, अभाज्य नहीं होगा। अभाज्य संख्या को साबित करने के लिए दो संख्याओं से कटना जरूरी है, दो संख्याओं से कटना चाहिए आपकी संख्या। ठीक, अब ध्यान से समझिएगा। अब अभाज्य संख्या सभी लोग जान गए होंगे कि ऐसी संख्या है जो दो संख्याओं से कटे, एक तो एक से, दूसरा स्वयं से, तीसरी संख्या से ना कटे। ऐसी संख्या को हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे अगर हम आपसे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे अगर हम एक क्या होगा हमारा अभाज्य संख्या, एक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि एक का दो गुणनखंड नहीं होगा, क्योंकि अभाज्य संख्या को साबित करने के लिए दो संख्याओं से कटना जरूरी है, लेकिन एक तो एक ही से कटेगा और किसी दूसरी संख्या से नहीं कट पाएगा, तो ये हमारा क्या होगा, अभाज्य संख्या नहीं होगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें दो की तो हाँ, दो हो सकता है, क्योंकि दो के दो गुणनखंड हो जाएंगे, दो संख्याओं से कट जाएगा। दो क्या होगा, दो से कट जाएगा, कितना आ जाएगा, एक, और दो को हम एक से काटेंगे, कितना आ जाएगा, दो। अब ध्यान समझिएगा, क्योंकि इस दो के दो गुणनखंड हो जा रहे हैं, दो जो है दो संख्याओं से कट जाएगा, एक तो एक से कटेगा, दूसरा दो से कटेगा, जबकि एक था, एक के केवल एक ही संख्याओं से कट रहा था स्वयं से, और किसी दूसरी संख्या से वो नहीं कटता। अब देखिए, क्योंकि अभाज्य संख्या का यही प्रतिबंध होता है कि वो दो संख्याओं से कटे, ना तो दो से कम ना तो दो से ज़्यादा। तो हमारा दो होता है, वो दो हमारा एक तो एक से कटेगा, दूसरा दो से कटेगा। अब ध्यान समझिएगा, दो के बाद हम बात करें तो तीन, एक क्या हो गया हमारा, तीन हो गया। जो हमारी तीन संख्या होगी, तीन संख्या भी हमारा दो संख्याओं से कटेगा। ठीक, एक तो एक से कट जाएगा, दूसरा तीन से कटेगा, और अगर दो संख्याओं से ज़्यादा संख्याओं से कट जाता है तो हमारा भाज्य हो जाता है। तो ये हमारा तीन क्या हो गया, तीन हमारा क्या हो गया, अभाज्य संख्या। तीन के बाद अगर हम चार की बात करें, क्या हमारा चार अभाज्य संख्या होगा, नहीं होगा। चार क्यों नहीं होगा, क्योंकि चार तीन संख्याओं से कट जाएगा, एक तो दो से कट जाएगा, एक से कट जाएगा, ठीक, और स्वयं से कट जाएगा, तो मतलब हम इसको नहीं शामिल करेंगे चार को। तीन के बाद क्या हम बोले, पाँच, पाँच के बाद क्या बोले, सात, ठीक, सात के बाद ध्यान समझिएगा, नौ नहीं होगा, क्योंकि नौ के भी तीन गुणनखंड हो जाते हैं, जबकि अभाज्य संख्या साबित करने के लिए दो ही गुणनखंड की जरूरत होती है, दो ही संख्याओं से वो कटना चाहिए। नौ तीसरी संख्या से भी कट जाएगा, एक तो स्वयं से, एक से, और तीन से, और नौ से भी कटेगा। सात के बाद आपका 11 आ जाएगा, 11 के बाद 12 होगा, नहीं होगा। 13 हो सकता है, 13 होगा, 13 के बाद 14 नहीं होगा, उसके बाद 15 होगा। ऐसे तमाम प्रकार की संख्याएं होंगी। ठीक है, 15 नहीं होगा, ठीक, क्योंकि 15 के तीन गुणनखंड हो जाएंगे, 15 के तीन से ज़्यादा गुणनखंड हो जाएंगे। हमें अभाज्य संख्या वही देखना है जिसमें केवल वो दो संख्याओं से विभक्त हो, एक तो एक, दूसरा स्वयं से, तो वो हमारी क्या होती है, अभाज्य संख्या। और अगर किसी तीसरी संख्या से भी वो कट जाता है तो हमारा भाज्य संख्या हो जाता है। ठीक, अब अगर हम आपसे बात करें कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी होती है दो। क्या होती है, दो। और एक बात सभी लोग बहुत ध्यान समझिएगा, हमारी दो एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, ध्यान समझिएगा। और सम में ऐसी कोई भी संख्या आपको नहीं मिलेगा जो अभाज्य हो सके, लेकिन हमारी दो एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है दो। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है ऐसी संख्या बताओ जो सम भी हो और अभाज्य भी हो, सम भी हो और क्या हो, अभाज्य भी हो, तो आप क्या बताएंगे, दो।
क्या बताएंगे 2, 4 ना बता के चले आएंगे, 4 बताएंगे तो क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। 4 सम तो है लेकिन अभाज्य नहीं है, लेकिन हमारी जो 2 है वो 2 क्या होती है हमारी सम भी है और अभाज्य भी है। देखिए बहुत बार कंपटीशन में पूछ लिए जाते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और जो अभाज्य भी हो और सम भी हो, नीचे ऑप्शन दे दिया जाता है 2, 5, 6, 9 इस तरह दे दिए जाएंगे ऑप्शन। तो आपको बताने के लिए आप समझ ही गए होंगे क्या होगा हमारा 2 होगा। और आप समझ ही गए होंगे 2 हमारा अभाज्य क्यों होता है, इसलिए होता है क्योंकि ये 2 इसका 2 गुणनखंड होता है, 2 संख्याओं से कटता है। एक तो 1 से कटता है, दूसरा स्वयं से भी कटता है। वही अभाज्य संख्या को साबित करने के लिए 2 ही संख्याओं की जरूरत पड़ती है। अगर 2 से कम संख्या हो जाएगा तब भी अभाज्य नहीं रहेगा, और 2 से ज़्यादा संख्या हो जाएगा तब भी अभाज्य नहीं होगा। अगर 3 संख्याओं से कट जाता है तब भी अभाज्य नहीं होगा। अगर 2 से कम संख्याओं से कटता है तब भी अभाज्य नहीं होगा। इसलिए हमें सबसे छोटा क्या मिला 2। ठीक, तो देखिए भाज्य और अभाज्य संख्या में आपको तो कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। ठीक है, आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक, भाज्य अभाज्य संख्या के बाद अगर हम आपको बोले ये किसी में एक संख्या और होता है सह अभाज्य संख्या। ठीक, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ध्यान समझिएगा। हमने भाज्य देखा, अभाज्य देखा और सह अभाज्य संख्या। ठीक है, तो सह अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन 2 संख्याओं का, ध्यान समझिएगा, जिन 2 संख्याओं का 2 संख्याओं का मासा एक हो। आप कोई भी 2 संख्या लीजिए, अगर किसी भी 2 संख्याओं का मासा क्या आ जाए 1, मासा निकालना सभी लोग जानते होंगे। जिन 2 संख्याओं का मासा क्या हो जाए 1 हो जाए, वो हमारी क्या होती हैं अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या होती हैं। कौन सी संख्या होती हैं, सह अभाज्य संख्या। जैसे अगर हम आपसे 2 बोले 2 और 3, अगर हम आपसे बोले 2 और 3 क्या सह अभाज्य संख्या है, हाँ है। अब ध्यान समझिए सह अभाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि अगर हम 2 का फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे 1 लिख सकते हैं, 3 का फैक्टर करेंगे तो 3 गुणे 1। अब इन दोनों में मिल क्या रहा है 1, तो इसका मासा क्या होगा 1 होगा। मासा क्या होगा 1, मासा वही होता है ऐसी संख्या जो दोनों में उपस्थित हो, वही क्या होता है मासा होता है। तो 2 और 3 क्या होगा हमारा, अगर हम इन दोनों का फैक्टर करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएंगे सह अभाज्य संख्या। ऐसी 2 संख्याएं जिनका मासा निकालने पर 1 आ जाए वो क्या होती हैं सह अभाज्य संख्या बोलते हैं, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं ऐसी 2 संख्याएं जिनमें कोई भी संख्या उभयनिष्ठ ना हो। 2 संख्याओं में ऐसी 2 संख्या जिनमें कोई भी संख्या उभयनिष्ठ ना हो, वो हमारा क्या कहलाता है सह अभाज्य संख्या कहलाता है। ठीक, जैसे अगर हम आपसे बात करें, अगर हम आपसे बात करें 2 और 6, 2 और 6, 2 और 6 क्या सह अभाज्य संख्या है। आप देख लीजिए जब आप 2 का गुणनखंड करोगे 1 गुणे 2 करोगे, लेकिन जब आप 6 का करोगे तो 2 गुणे क्या करोगे 3 करोगे, करोगे नहीं करोगे। अब जब आप इसका मासा निकालोगे तो इसका मासा कितना आ जाएगा, यहाँ 1 कर सकते हो, कर सकते हैं। 1 तो सब में मिल ही रहा है तो 1 भी लिखेंगे। ठीक, और सब में क्या मिल रहा है 2, तो 2 लिखेंगे। तो इसका मासा कितना आ जा रहा है 2। जब जिसका मासा 2 आ जा रहा है मतलब देखिए ये हमारा क्या अब सह अभाज्य संख्या होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने बताया कि सह अभाज्य संख्याओं का मासा 1 आना चाहिए। 2 संख्याएं जिनका मासा क्या हो 1 हो, जबकि इसका मासा क्या आ जा रहा है 2 आ जा रहा है, इसलिए हमारी सह अभाज्य संख्या नहीं होंगी। ठीक, जैसे अगर हम आपसे बोले 3 और 5, 3 और 5, अगर अब आपसे हम बोल दे 3 और 5 क्या हमारी सह अभाज्य संख्या है। अब ध्यान समझिएगा सह अभाज्य संख्या के लिए जब आप इसका फैक्टर करोगे तो 3 गुणे 1, इससे ज़्यादा इसका फैक्टर नहीं हो सकता। 5 का लिखोगे आप 5 गुणे 1। अब इन दोनों का अगर मासा निकालोगे, मासा वही होता है जो दोनों में मिल जाए, ऐसी संख्या जो दोनों में उपस्थित हो। तो दोनों में क्या मिल रहा है 1, तो मासा क्या हो जाएगा 1। ठीक, सभी लोग समझ गए होंगे बात। मतलब ऐसी 2 संख्याएं जिनका मासा कितना आ जाए 1 आ जाए, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं सह अभाज्य संख्या बोलते हैं। अगर हम आपसे फिर पूछे क्वेश्चन 5 और 10 क्या ये हमारी सह अभाज्य संख्या है। जब आप इसका फैक्टर करोगे
तो 5 गुणे 1 लिखोगे। जब 10 का करोगे तो आप 5 गुणे 2 गुणे 1 करोगे। कर सकते हो नहीं कर सकते हो। और जब आप इसका मासा निकालोगे, देखिए दोनों में क्या मिल रहा है 1 और दोनों में क्या मिल रहा है 5, तो 1 गुणे 5 बराबर 5 आ जाता है। मतलब ये हमारा मासा नहीं होगा। अब ध्यान समझिएगा, यहाँ तक हमने आपको अभाज्य संख्या बताया। अब इसके आगे वाले वीडियो में हम आपको परिमेय संख्या बहुत ही अच्छी तरीके से, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, इन प्रकार की संख्याओं के बारे में आपको बताएंगे। परिमेय संख्या के पहचानने के बहुत सारे रूल्स होते हैं, उसमें एक एक नियम हम आपको बताएंगे। बहुत सारे लोग परिमेय संख्या के परिभाषा में कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन जब हम आपको बताएंगे इसकी दूसरी वीडियो में तो आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, और यहाँ से जो छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में वो सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी जाएंगी। और ये सारी और मतलब इस संख्या पद्धति की दूसरे वाले वीडियो में हम बहुत सारी जानकारी आपको देंगे। थैंक यू।